सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। तब्दीली सरकार एक के बाद दूसरे महाज पर सरगर्म होती दिखाई दे रही है। पहले मीडिया से मुठभेड़, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी नामी एक सो कॉल्ड बिल, जाहिर है कि इसमें फवाद चौधरी साहब के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज करना कतई तौर पर नामुमकिन है। ख़ुद भी एंकर रह चुके फवाद चौधरी साहब मुख्तलिफ़ हुकूमतों में कभी वजारत का, कभी मुशावरत का, कभी किसी और चीज़ का झूला झूलते आए हैं। ये एक डिक्टेटर के साथ भी हुकूमत में थे, काफ लीग में रहे, उसके बाद इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब ने गोद लिया। उसके बाद अब ये मीडिया की रोटियां, क्योंकि अपनी सीधी हो गई तो मीडिया की रोटियां छीनने के लिए एक सो कॉल्ड बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल में जितनी नाकामी इस वक्त तक, जितनी अजीमत सरकार को हुई है, उसका वाहिद सबब फवाद चौधरी साहब हैं। और अब उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये बिल अनकरीब हुकूमती बुज़रा के सीनों में ही दफन हो करके एक याद बन करके रह जाएगा। इलेक्शन कमीशन से भी दुश्मनी निकाली गई। इलेक्शन कमीशन के बारे में तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए गए आज़म सवाती और अगेन फवाद चौधरी जहाँ हो वहाँ भड़ ना हो तो ज़ाहिर है कि एक अजीब सी हैरत सी होती है। फवाद चौधरी को बहरहाल और आज़म सवाती को उनके इस हरकत के पादाश में इलेक्शन कमीशन तलब करके उनसे सबूत मांगा गया है। किस किस बात का सबूत देंगे फवाद चौधरी? फवाद चौधरी ने समी इब्राहिम साहब को थप्पड़ मारा, इस बात की कोई जस्टिफिकेशन किसी सबूत की सूरत में कोई मान सकता है? फवाद चौधरी साहब आमरीत की हुकूमतों में जो झूला झूलते आए हैं उसकी कोई जस्टिफिकेशन है? फवाद चौधरी साहब इस वक्त इमरान खान को अपना आइडियल, अपना रोल मॉडल बता रहे हैं, इसको कौन अकल का अंधा मान सकता है? लेकिन फवाद चौधरी है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब देखना यह है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन कमीशन अपनी जानिबदारी को किस तरह से साबित करेगा? क्या वो रुका हुआ केस, फॉरेन फंडिंग मशहूर ज़माना केस, क्या वो एक मरतबा फिर अपने मंतकी अंजाम की जानिब बढ़ने की कोशिश फरमाएगा? क्या इस एक केस की सूरत में तब्दीली सरकार के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होगा? ये सब कुछ सवालात हैं जिसका जायज़ा लेंगे अपने मेहमान से आज की गुफ्तगू में। पेट्रोलियम कीमतों में एक और मरतबा इजाफा, यानी 5वीं मरतबा इजाफा करके अवाम को तब्दीली का मज़ा चखा ही डाला है मेरे मौसूफ ने। खान साहब ने पहले ही कहा था कि मैं इक़्तिदार में आके इन्हें रुलाऊंगा। अपने वादे की ऐन पासदारी करते हुए अवाम पाकिस्तान को 8 आंसू रुला रहे हैं। मुसलसल हर फोरम पर सीना को भी करते हैं। कभी कहते हैं माफियाज चलने नहीं देती, कभी कहते हैं फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई है, कभी कहते हैं फ़लाँ एलिमेंट हमें चलने नहीं दे रहा। ये मुल्क का वाहिद वज़ीर आज़म है जिससे कुछ नहीं हो रहा मासिवाय शिकवे और शिकायत के। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बावजूद भी वुज़रा की अगर हम अलटब बातें सुने तो यकीन कीजिए आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। फवाद चौधरी साहब को अगेन नजराने अकीदत पेश करता चलूं। फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं कि पेट्रोल अब भी खित्ते में सबसे सस्ता है। वुज़रा का कलेजा, या यूं कह लीजिए कि फवाद चौधरी का कलेजा अभी तक ठंडा नहीं हुआ। कहते हैं 75% पाकिस्तानियों की आमदनी बढ़ गई। अगर सिर्फ फवाद चौधरी की आमदन के बारे में एहतसाब वाले मुल्क के इदारे मालूम करें तो उन्हें पता चल जाएगा कि जिन पाकिस्तानियों की वो बात कर रहे हैं वो या तो जहलुम में हैं, या तो खुद वो फवाद चौधरी के रिश्तेदार हैं, या तो खुद फवाद चौधरी ही अपने आप को पाकिस्तानी समझते हैं। असद उमर साहब, वो जिन्हें पेट्रोल 40-50 रुपये से ज़्यादा नहीं चाहिए था, आज जब मीडिया ने उनसे बात की और बताया कि भाई आपने एक मरतबा वजारत छोड़ने की बात की थी, तो उन्होंने अपनी याददाश्त के जाने का ऐलान करते हुए कहा कि सानू की। ये वही असद उमर हैं जिन्होंने कहा था कि एक साल में अगर हम कोई तब्दीली नहीं ला सके तो मैं घर चला जाऊंगा। अभी तक वो घर तो नहीं गए, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं। डॉलर मुल्क की तारीख में बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त खड़ा हुआ है, लेकिन याद रहे कि वजीर आजम आज भी पिछला वाला ही चोर है, क्योंकि मौजूदा हुज्जाज कराम की हुकूमत आपके सर पर मुसल्लत है। बिजली की होशरुबा कीमतों में इजाफा तस्लीम किया गया है।
ताजिकिस्तान में खड़े होकर के उन्होंने फरमाया कि मैं तस्लीम करता हूं कि बिजली की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हैं। सर, तस्लीम कर लेने से क्या होगा जब तक आप इस सिलसिले में कोई अमली कदम नहीं उठाएंगे? और 2000% गारंटी, 10 रुपए की शर्त, आप कोई कदम नहीं उठाएंगे, आप सिर्फ हवाई फायर करते रहेंगे। खान साहब के जुल्म की दास्तान अब ताजिकिस्तान भी पहुंच गई, जहां ऐन एक तकरीब में एक सरकारी नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन ने एक शेर की सूरत में उनके सब्र को आजमाया। शेर था, इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। जाहिर है कि खान साहब का पारा बुलंद होने से कौन रोक सकता था? वैसे भी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। हैंडसमता की तो आपको पता है इंतहा पर है मेरे मौसूफ। अपने खिलाफ ये चार्जशीट उनसे बर्दाश्त न हुई, बीच में उन्होंने रफड़ पड़ा के और बात को आगे पीछे करवा दिया। दूसरी जानिब तब्दीली वाली सरकार, ऐन अगर मैं नाम लूँ तो तमाम वुज़रा से लेकर के और सदर मुअज़्ज़म तक इमरान खान साहब की खुशामद में सरतापा गर्क हैं। पिछले दिनों आरिफ अलवी साहब ने एक इंतहाई मज़हक़ खेज़ बयान में और एक इंतहाई फातिरुल अक़्ल किस्म के बयान में पूरी दुनिया को इमरान खान की पीरी मुरीदी इख्तियार करने की पेशकश फरमाई। हैरान हूँ, दिल को रोऊँ कि पीटूँ जिगर को मैं। आज हमारे साथ मौजूद बागोबार हस्ती, जिससे मैंने जब भी इंटरव्यू किया कम से कम 2 हफ्ते तक सोशल मीडिया ब्रिगेड पीटीआई की मुझ पर लान तान तवर्रा फरमाती है, मेरी अगली पिछली तमाम नस्लों को कोसती है। एक मरतबा फिर अपनी उसी रिवायत को जिंदा फरमाते हुए मैं तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ मौजूद हैं हाजिर सर्विस वजीर जनाब फैयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब इमान, आपकी तबीयत के बारे में अगर कुछ पता चले तो दिल को करार, रूह को इत्मीनान नसीब हो, उसके बाद फिर मैं तबर्रा शुरू करूं। यानी आप जारी रखो अपना तबर्रा। सर, पूछना ये था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का एक नादिर शाही जो है वो तोहफा आवाम को एक मरतबा फिर पेश कर दिया गया है। ये 5वां छठा जो है वो निश्तर था जो अवाम की पीठ में उतारा गया है। सर, इस मरतबा भी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का ही कंधा आजमाएंगे या इस मरतबा कुछ और है आपके कने जो आप मुझे देख करके और बरी जिम्मा होने की अदाकारी फरमाना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं कायदे इनकलाब हज़रत अल्लामा नूरुल आरफीन साहब मज़ल्ला अलैह का जनाब बयानिया सुन रहा था। आधा प्रोग्राम तो आप अपने बयानिए में गुजार देते हो। मैंने बड़े बड़े नरगसियत के ऊपर मबनी लोग देखे हैं, लेकिन आप जितना नरगसियत का शिकार हैं कि आप पूरा प्रोग्राम करते हैं और उसमें जनाब 80% आपके सवाल, आपके इरशादात, आपके फरमुदात, आपके अक़वाल ज़िरी, आपके जहरीले जुमले, आपके तंज़ के ऊपर जुमले, आपके दशनाम के ऊपर जुमले, आपके इल्ज़ाम के ऊपर जुमले, वो सारे 80% वो होते हैं। तो वो मैं कायदे इनकलाब की गुफ्तगू सुन रहा था। आपने कहा कोई एक काम भी जो है वो इमरान खान साहब ने किया हो, पता नहीं आपकी अकल घास चरने गई हुई थी, आपकी अकल गिट्टों में है कि जो आपको नज़र नहीं आ रहा कि 3 सालों में कोई एक काम भी जो है वो इमरान खान साहब ने या मौजूदा हुकूमत ने कोई अच्छा किया कि नहीं किया। अभी जो आप बैठे यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब ने इस मुल्क को दिवालिया होने से ना बचाया होता और पहले 6 महीनों में जो 10 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना था, पिछले जो इसहाक डार और ये जो 10 साल इस मिसाके जमहूरियत राधा आओ मिल के खाएँ आधा आधा वाले सिस्टम के तहत इस मुल्क को बेड़ा गर्क करके जो हमारे हवाले करके गए थे, अगर वो 10 अरब डॉलर पे ना होते तो मैं देखता नूरुल आरफीन साहब को कौन इस वक्त जो है वो बोल्ड टीवी का कोई मैनेजमेंट जो है वो अपने यहाँ पे प्रोग्राम में रखती है, उनको अपने पिस्सू पड़े होते और अपना अदारा बचाने के चक्करों में होते और 300-350 रुपए का डॉलर होता जाए वो पहले 4 अच्छा, आपस की बात है सर, आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान नहीं आए थे, जी बात ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात क्लैरिफाई करके आगे बढ़ते हैं। जानेमन, एक बात क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इमरान खान के आने से पहले वैसे मैं रात 10 बजे 5 दिन ऑन एयर था। आप तराजी किए, थोड़ी सी सुन लो तसल्ली से। जी, जैसे आप जिस अंदाज से और जितना टाइम लेके आप बोलोगे उसी अंदाज से उसी टाइम से बिल्कुल बिल्कुल हाजिर। इमरान खान साहब ने जो बारूदी सुरंगें बछा के गए थे ना पिछले, आपने कहा कि अभी तक पिछलों को कहते हैं 100% दुरुस्त कहते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब और उनका 3रे दर्जे का कारकुन फैयाजुल हसन चौहान अगले 10 साल तक ये कहेगा कि पाकिस्तान की मौजूदा जितने माशी माशरती और सियासी मसाइल हैं उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पिछले 2 हुकूमतें और फिर उससे पहले के जो है वो 30 साल, लेकिन करेगा कुछ नहीं जनाबे वाला। इससे किसी को इनकार नहीं होना चाहिए। इकॉनमी का सत्यानाश फेर के और सवा सत्यानाश फेर के
आप कहें कि 70 साल की जरा इकॉनमी का बेड़ा गर्क करो, 70 साल, और 2 साल 3 साल के अंदर इमरान खान साहब आपको जरा वो बिल्कुल ठीक करके दे दें और आप लखनवी अंदाज वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मुझे जस्टिफिकेशन अभी तक नहीं मिली। मुझे जस्टिफिकेशन पेट्रोलियम प्राइसेस अप करने की अभी तक नहीं मिली। सर पेट्रोलियम प्राइसेस 5वीं दफा बढ़ा करके और आवाम को ये कहने उसकी जस्टिफिकेशन नहीं मिली। अंदर रेट्स जा रहे हैं उसके मुताबिक फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। 75 एक मिनट सर फवाद चौधरी साहब तो यही बात सर एक सेकंड आपकी किस जानवर को हाथ लगाया या सर एक सेकंड हाथ लगाया कि जो आप पूरा प्रोग्राम आपने जनाब फवाद चौधरी के खिलाफ कर दिया। हाथ लगाने वाले गए, हाथ वो एक अलग हाथ होता है जो मुझे लगाएगा। जरा सुनिए, सुन तो लीजिए, वो मुझे हाथ लगाने से रह गए। सर सुन तो लीजिए, अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए। सर फवाद चौधरी साहब के बारे में अगर आप फरमा रहे हैं तो जरा मेरी बात तो सुनिए। फवाद चौधरी ने सही कैसे कहा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जरा सुन तो लीजिए। कानून के अथॉरिटी के अंदर क्या चीज सर अगेन फिर हम दोनों तरफ से रूल ब्रेक हो रहे हैं ना, मैं आपकी सुनूंगा ना आप मेरी सुनेंगे। जरा बात तो सुनिए। फवाद चौधरी फवाद चौधरी कर लो यार, सर जरा सबर कर लें, मुझे बात तो करने दें। सर फवाद चौधरी अगर इतने बड़े वली अल्लाह हैं कि उनके नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगा दूं, सर फवाद चौधरी के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगा दूं तो आपके कल्ब को सुकून मिल जाएगा। बिल्कुल एक आदमी जो कभी मुशर्रफ की गोद में बैठा था, कभी आसिफ अली जरदारी के पेरोल पे था, आज वो इमरान खान को अच्छा बोल रहा है। सर कैसी बातें कर रहे हैं फवाद साहब, फयाज साहब कैसी बातें कर रहे हैं। 75% पाकिस्तानियों की आमदन बढ़ाने के बारे में फवाद चौधरी ने जो कहा है, इससे बड़ी चवल इस मुल्क में किसी ने मारी है। इससे पहले कौन से चैनल में थे सर मुझे बताइए, इससे पहले किसी ने इतनी बड़ी चवल मारी है? अच्छा बोल टीवी से पहले कौन से चैनल में थे? आपको नहीं पता मैं किस चैनल में था? इससे पहले ये मैं उसी चैनल में था जिस चैनल पे आप मुझे फोन करते थे कि भाईजान मरियम ने मुझे बैन कर रखा है, मुझे अपने प्रोग्राम में बिठाओ। आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है? सर आपको याद नहीं है? आप मुझे फोन करते थे कि मरियम ने मुझे बैन किया है। उसका जो मौक़िफ़ आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं किस चैनल पे आता था? उसके इस्तदलाल के इस वक्त 2 खान हैं जो इमरान खान की चमचागिरी में जमीन और आसमान को ऊपर नीचे किए हुए। वहां पे आपने पूरे का पूरा 10 मिनट जातियात के ऊपर नहीं। सर मैं ये पूछ रहा हूं 75% पाकिस्तानियों की आमदन कैसे बढ़ गई? फवाद चौधरी कैसे ठीक कह रहे हैं ये पूछ रहा हूं। 75% पाकिस्तानी किधर है? अभी सुन लो, मैं बता देता हूं। 75% आबादी पाकिस्तान की जो वो ज़राअत और जनाब दही इलाकों से है। हमारे 3 सालों के अंदर, मैंने आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि पंजाब के अंदर 3 सालों में किसान और काश्तकार जितना खुशहाल और जितना खुश हुआ है, इससे पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। जितनी बड़ी फसलें हैं उनकी कीमतें, उनकी पैदावार उनको बर वक्त मिल रही है। सब्जियों की जितनी फसलें हैं उनकी जनाब कीमतें और पैदावार जनाब बर वक्त उनको मिल रही है। वरना पिछले दौरों में तो कई 100 अरब रुपए आले शरीफ खा के बैठे हुए थे, गन्ने के काश्तकारों का, गंदम के काश्तकारों का, मकई के काश्तकारों का। लेकिन हमारे दौर में 1 रुपया भी किसी काश्तकार का बकाया नहीं है। अब ये 75% दही इलाकों से है, सारों की आमदनी बेहतर हुई है। तो फवाद चौधरी ने क्या गलत कहा? चलो बताओ। 75% आमदनी लोगों की बढ़वा दी। मज खोल के लाएगा जरा। सर रुक तो जाएं, फवाद चौधरी इतने बड़े नहीं है कि वो मेरी मज खोल लेंगे। मैं वो नहीं हूँ। एक मिनट सर, आपको भी पता है। अच्छा आपका शो है सर, आपको भी पता है। अब अगर आप मुझे फवाद चौधरी को मेरे सर पे बिठाने की कोशिश करेंगे तो मैं बैठने नहीं दूंगा। वो ठीक है कि इस वक्त वो इमरान खान को मस्का पॉलिश करके वजीर बने हुए हैं, आपके दोस्त यार। नहीं मैंने नहीं बिठाया। मैं फवाद चौधरी जैसे आदमी को अपना असिस्टेंट नहीं रखूंगा। ये सिर्फ इमरान खान है, ये सिर्फ इमरान खान है जो मसलियतों के समंदर में ऊपर से नीचे तक मोजन है। सर पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल अपनी आंखों में लिए घूमते फिर रहे हैं। इस वक्त मीडिया ने उनको जो टिगनी का नाच नचाया हुआ है, आपको भी पता है। सर आपको पता है कि फवाद चौधरी की ये हसरत उनके दिल में दफन होने वाली है। आपको पता है, यू नो इट फॉर श्योर। सियासतदानों का चेक एंड बैलेंस हो, अदालतों का चेक एंड बैलेंस हो। मैं आपको बताता हूँ आप कितने सर रुक तो जाइए ना। सर आप रुकिए, आप मीडिया का एहतसाब करने वाले, आप मीडिया का एहतसाब करने वाले, आप उन 2 लोगों का एहतसाब करेंगे जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया सेल प्रोपेगेट करता है। एक आदमी एक व्लॉग करता है, अपने घर के ड्राइंग रूम से एक वीडियो बनाता है, पीटीआई उसको रीट्वीट करती है। ये दोनों लोग खान लगाते हैं अपने नाम में। इतना गुस्सा नहीं होना सर, कैसी बातें कर रहे हैं फवाद सर? वो इतना नहीं गुस्सा होना, वो इतना गुस्से नहीं। फयाज चौहान साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं, आप मीडिया के एहतसाब की बात कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, लेकिन इस तरह से एहतसाब नहीं हो सकता एक तरफा। आप जिस न्यूज को चाहें फेक कह दें, जिस न्यूज को चाहें सही कह दें।
जो आप जनाब उछलने लगे हुए हैं, पूरा प्रोग्राम आपने जनाब पहला 10 मिनट जनाब कुर्सी पे उठ के जनाब फवाद चौधरी करते अच्छा, रहे। आप अभी तक वहीं खड़े में? चलो अगली बात करो। मतलब बात तो बहुत आगे तक चली गई थी, लेकिन आप उसका जवाब नहीं देंगे। आप उन दो साहिबान का एहतसाब करेंगे जो इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ करके। ये सवाल है, मैं लता मंगेशकर का गाना गा रहा हूं सर। यार देखो बात सुनो ना, हमने आज तक इमरान खान साहब को कायदे आजम सानी कहा है, 2000% आपके रखे हुए वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट या एंकर्स ऐसे ही अंधी लगी हुई है, उनके घर में बनाई हुई वीडियोस को पीटीआई रिट्वीट करती है, लेकिन पीटीआई प्रोपेगेट करती है उनको। सर क्या हो गया? और आले फजल रहमान की तरह इस मुल्क को लूटने वाला और इस मुल्क को बेदर्दी से जब पूरी दुनिया के अंदर जब तबाह बर्बाद करने वाला नहीं है। वो पाकिस्तान की इज्जत और एहतराम का पहरा देने वाला है। वो पाकिस्तान के इमेज को बेहतर करने के लिए अपनी तगदो करने वाला है। इमरान खान साहब की बात कहां कर रहा हूं? पिछले 40 साल जो है वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने में लगे हैं। नूरुल आरफीन सर, इमरान खान क्रिकेट की अगर बात करें तो मेरा हीरो है। स्टैंड पे खड़ा किया है। मैं इमरान खान हीरो की बात नहीं कर रहा, मैं उन मीडिया की काली भेड़ों की बात कर रहा हूं जो आपकी हुकूमत के प्रोपेगेशन के काम आ रहे हैं। ओ हीरो माँ के पेट में से निकलता है तो हीरो होता है नूरुल आरफीन। ऐसा कुछ नहीं है, ये फिल्मों में होता है, हीरो होता बच्चन है। की फिल्म नहीं है। अल्लाह पाक नबी पाक के सदके जिसको हीरो पैदा करता है वो हीरो होता है। सर देख लिया वहां का वर्ल्ड कप का हीरो यहाँ आकर के कितना बड़ा जीरो साबित हो गया है। ताजिकिस्तान में बैठ करके एक उसने बिजनेसमैन ने कैसा आईना दिखाया है। वो पाकिस्तान का नंबर 1 हीरो है। जालिम आदमी साबित कर दिया ताजिकिस्तान में बैठा हुआ, आप उसको हीरो बता रहे हैं। कैसा हीरो, कहां का हीरो? पाकिस्तान के मुकदमे को पूरी दुनिया के सामने जुर्रत और हिम्मत के साथ पाकिस्तानियत के साथ पेश केड़ा मुकदमा साईं, केड़ा मुकदमा सर, ये तो बताएं। कम से कम एक दयानतदार आदमी को उसकी तारीफ करनी चाहिए। सर मैं दयानत, अच्छा अब आप मुझे ठोड़ी पे हाथ लगा करके आसिफ अली जरदारी ने या किसी जनाब नवाज शरीफ ने कोई इस किस्म की जुर्रत और गैरत और पाकिस्तानियत का सबूत दिया हो? सर हम डॉलर की बात कर रहे हैं, अगर आप कहें डिग्निटी की बात कर रहे हैं, आप उसकी बात नहीं करेंगे, उन दोनों साफियों की बात नहीं करेंगे, आप उन दोनों लोगों की बात नहीं करेंगे, मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी। लेकिन डॉलर की अगर हम बात कर लें, अगर आप इजाजत दें जनाब, आप बंदे हो। मैं बिल्कुल अकल का अंधा हूं, थोड़ा सा मुझे रोशनी दीजिए। के बंदे मत बनो सर खुदी से। सर आई लव यू। पास पानी शायद किसी हरम का तू भी है आस्ताना। अल्लामा इकबाल का शाहीन बना है इमरान खान। उसने हर जगह पे अल्लामा इकबाल अगर शो देख लेंगे तो क्या गुजरेगी उन पे, जरा थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए। मैं अगला सवाल अगर आप कहें तो पूछ लूं। अगर आप पाकिस्तान की कौम उसको झोलियां उठा उठा के दवाएं देती है, यार हमें कम से कम सच्चा पाकिस्तान होने पे फख्र है। दुआ से पहले बद लगाइए, जहां से मैं आ रहा हूं ना। आपको उसकी तारीफ ही नहीं समझ आती, आप कहते हैं क्या अरे भाई वो होगा हैंडसम, वो होगा सादिक अमीन, वो करते रहो उसकी तारीफ। मनी लॉन्ड्रिंग करना शुरू हो जाता तो फिर आप खुश थे। सर मनी लॉन्ड्रिंग पे मत जाइएगा वरना बहुत बड़े कट्टे खोल दूंगा। मनी लॉन्ड्रिंग में मत जाइएगा। उसकी नाक के नीचे बैठे हुए उसके वजीर क्या क्या कर रहे हैं आपको मालूम नहीं है? आपको मालूम नहीं है? उसकी नाक के पेट्रोल बोरान फारिग कर दिया, जिसने लूटा उसको साइड पे कर दिया, उसके बाद दूसरे आदमी को लगे आया। सर आप सोचिए ना, आप क्या कह रहे हैं? आपकी बातों का कोई सेंस है? बच्चे पैदा होते हैं तो डॉलर में जनाब खरबपति होते हैं। जहांगीर तरीन को सजा मिली, नदीम बाबर को सजा मिली, आमिर कियानी को सजा मिली, परवेज खटक को सजा मिली। हर आदमी की विकेट लेकर के साइड में कर दिया कि जा भाई अब दूसरा लूटेगा। देनी है। और नूरुल आरफीन यार मुझे तो आपकी समझ के ऊपर मातम करने को जी चाहता है। आप हुकूमत में है ना, जब आप अपोजिशन में आएंगे तो मैं आपका दोबारा हीरो बन जाऊंगा। खुदा की कसम ऐसे ही होगा। देनी है, इंसान बनो यार, बेवकूफ ना साबित करो अपने आप को। ये आपको लग रहा है इसलिए कि इस वक्त जो मैं कह रहा हूं उससे आपके तजादात हैं, उससे आपके मफादात टकरा रहे हैं। जनाब मन मेरी जान, सजाएं अदालतों ने देनी होती है। हमने यहाँ पे कैंगरू अदालतें नहीं रखी हुई, हमने आजादी दी हुई अदारों को, वो अपनी मर्जी से फैसला करें। प्रोसिक्यूशन में आजादी है, फैसले अदालतों ने करने हैं। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं बनीगाला में अदालत लगा के इमरान खान से सजाएं देना शुरू हो जाए। कुछ और मौजूआत हैं जिनका अहाता करना है। सर आप मिल गए सर के जाए जनाब नूरुल आरफीन साहब। सर जानेमन आप अगर कहें तो लाइट चली गई। अच्छा लाइट में तो हम वैसे भी मसाइल थे। सर पिछली हुकूमतों में डॉलर जब ऊपर नीचे होता था, पेट्रोल की कीमतें आगे पीछे होती थी तो वजीर आजम चोर होता था। इस दफा ऐसा क्यों नहीं है? इस दफा वजीर आजम पे क्यों ना मलबा गिराया जाए? इस दफा वजीर आजम क्यों आजी है? इस दफा एक सेगमेंट तो मत बताओ ना, आप पॉजिटिव चीजें बताओ कि जो पिछले 3 सालों के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी की, पाकिस्तान के माइक्रो लेवल, सवाल मेरा कुछ और है, मैं पॉजिटिव चीजें क्यों बताऊं? ये तो आप मुझे हिदायत दे रहे हैं। पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है, पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है वो बेहतर हुआ है। पाकिस्तान का रुपया डिवैल्यू हुआ है, डॉलर तगड़ा हुआ है, लोगों की हालत पतली हुई है, ये बातें कर रहा हूं मैं। तो मैं कोई सरकारी टीवी पे तो नहीं बैठा हूं। चीज है कि जनाब लोग पाकिस्तान के खिलाफ कंस्पायरेसी कर रहे हैं,
ताज़ा तरीन मिसाल आज की आपके सामने है कि न्यूजीलैंड की टीम को वापस बुला लिया गया, ना कोई लेना ना कोई देना, इंतहाई पुरअमन माहौल के अंदर टीम आ रही है। हर किस्म की रेक्टिफिकेशन वेरिफिकेशन के बाद जनाब उस हुकूमत ने अपनी टीम भेजी है, आज यकदम वापस जा रही है। क्यों भाई? इसके पीछे भी एक पूरा पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के माशरे के हवाले से, सोसाइटी के हवाले से एक जनाब वेस्टर्न इंटरेस्ट मैं बिल्कुल समझ सकता हूं, लेकिन इसमें डॉलर का है। सारों को अगला जनाब कन्फ्रंट कर रहा है। उसने एक एक जगह पे पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन डॉलर के ऊपर आइए। आपका दौलत मुश्तरका हो, आपका यूरोपीय यूनियन वालों के सामने हो, पूरी दुनिया के सामने हो, सबके सामने पाकिस्तान का अगला मुकदमा लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? बिल्कुल लड़ रहा है। अब जरा थोड़ा सा मुझसे भी मुकदमा लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? ये डॉलर कौन देगा? इस्लाम का मुकदमा लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? अरे हाँ वो ठीक है, सलाउद्दीन अय्यूबी को बाद में लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा? सबर तो कर लें भाई, उसको अप्रिशिएट करो यार। हाँ ना, पहले फवाद चौधरी को अप्रिशिएट करूं, फिर इमरान खान को अप्रिशिएट करूं, मैं ऐसे ही लगाऊं। अगर यही सब करना होता तो पीटीवी में नौकरी पा चुका होता मैं। हर वक्त जहर वाले तीर, जहर वाले तीर के सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब कहाँ है? ये लखनऊ वाली जुबान है ना, इसमें डॉलर कहाँ था? इस पूरे जवाब में सर फयाज चौहान साहब आई लव यू 3 दफा आई लव यू, इसमें डॉलर कहाँ था इस जवाब में? अभी ताजा CNN का शो किया है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो है वो इज्जत के साथ खड़ा हुआ कि यार कोई तो आया वज़ीर भाई आज़म। पाकिस्तानियों बैठ जाओ, फयाज चौहान से जवाब नहीं मिल रहा मुझे जी। पाकिस्तानियों को मैंने बिठा दिया, सर डॉलर का जवाब दें। और हम किस जगह पे खड़े हैं भाई? ये सवाल क्या आपकी जंग लड़ी है और क्या हमने आपकी खातिर कुर्बानियां दी हैं? सर आप कभी कुर्बानी वापस ले लें। जो होता था पिछला वज़ीर आज़म, 3 हुर्फ भेजता हूं आपकी कुर्बानी पे। घाटे वाला, कभी उससे एक्सपेक्ट किया था आपने? डॉलर का सवाल था, कभी आपने उसे एक्सपेक्ट किया इसमें था? CNN भी आ गया। कभी जरदारी से एक्सपेक्ट किया था कि वो इस किस्म की जो वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे कोई बात करेगा? जरदारी के खिलाफ मैंने जो कुछ किया है आप उसके अच्छी तरह गवाएं, लेकिन आप मानेंगे नहीं अभी, इसलिए बड़े मामलात हैं। इस जवाब में तीसरी दफा पूछ रहा हूं, डॉलर जो अच्छी बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं, भाई मैं अच्छी सवाल नहीं कर सकता, मैं सरकारी चैनल पे नहीं बैठा, मैं सरकारी मेंटेलिटी नहीं रखता, मैं एक अच्छा करंट अफेयर एंकर, अच्छा इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं नहीं हूं। मैं जो सवालात पूछ रहा हूं या तो आप इसको डिनाई कर दें कि ये इशू इस मुल्क में मौजूद ही नहीं है। अच्छे इंसान डॉलर ऊपर नहीं गया, वो एंकर को मारो एक साइड पे जरा गोला। और भाई अच्छा इनका जब आप अपोजिशन में आएंगे ना तो आपको अरविंद सिद्दीकी की याद आएगी। अच्छे इंसान बनो। मुझे सिर्फ अपोजिशन में अपोजिशन मुझे अच्छी लगती है, दुश्मन भी कोई अच्छा काम करे, अपोजिशन ही मुझे अच्छी लगती है और अपोजिशन को मैं अच्छा लगता हूं। जब आप अपोजिशन में थे तो आपको मैं लगता था अच्छा, अली जैदी को मैं अच्छा लगता था, फैसल जावेद को मैं अच्छा लगता था। जिस अंदाज से 3 सालों में पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानियत की जो जंग लड़ी है उसकी तारीफ करो। पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा दिया, अपने पांव पे खड़ा किया है, उसकी तारीफ करो। इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे कि ये पूछो, तो फिर मैं पूछूंगा। तो फिर आप मुझसे सवाल सिर्फ पूछेंगे, आप गालियां नहीं देंगे, आप कह रहे इमरान खान की तारीफ करो, मैं आपसे इलेक्शन कमीशन वाली तराजी नहीं करेंगे, मीडिया के एहतसाब की बात कर रहा हूं, नहीं करेंगे, आप नहीं आप गोले नहीं चलाएंगे, आप मार्टर गन्ने नहीं चलाएंगे, मैं मीडिया के एहतसाब की बात कर रहा हूं, मैं तोतले और पोतले, मैं तोतले और पोतले के एहतसाब की बात कर रहा हूं, आप फवाद चौधरी के गुण गाने लगे। आप गाली गलौज शुरू कर दो, सोफिस्टिकेटेड किस्म की गाली गलौज। भाई यार आपको किसने राइट दिया ये? आप सवाल पूछो, सिंपल जना, गालियां तो आती नहीं है मुझे, गालियां जना ले लो। आप 3 मिनट की गालियां देते हो और आधे मिनट का जवाब देने के सुनने के रवादार नहीं हो। चौहान साहब सर यहाँ वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए फिर दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, बस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं हाजिर सर्विस वजीर जनाब फयाजुल हसन चौहान दी ग्रेट। फयाज चौहान साहब सर, अगला सवाल जो है मेरा वो इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब फैसल वावड़ा को रिलीफ दे, फैसल वावड़ा उस रिलीफ के ऊपर खड़े होकर के बाकायदा सेनेटर बन जाएं, उस वक्त बड़ी वाह 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 वाह। लेकिन अचानक से जब मफादात का टकराव हो तो इलेक्शन कमीशन पर आंखें निकाली जाएं, आस्तीन चढ़ा ली जाए, वजीर खड़े होकर के इलेक्शन कमीशन को लान तान करें, आग लगाने की धमकी दें। जनाब इमन, पूछना यह था कि ये मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू ये कब तक चलता रहेगा? और अगर इलेक्शन कमीशन आपको इस जुर्म की पादाश में फॉरेन फंडिंग केस का खोल करके तोहफा दे दे तो फिर कितने वजीर बेरोजगार हो जाएंगे, कितना अमान हो जाएगा इस मुल्क में, ये जरा बताइए। अच्छा, अब तसल्ली से 2.5 मिनट जवाब सुनना, बीच में टोकना ना। पहली बात तो यह है कि कतन भी पाकिस्तान के अंदर अदारों के साथ और अदारों का अदारों के साथ
किसी किस्म की कोई कन्फ्रंटेशन नहीं होनी चाहिए। मैं तो ज़ाती तौर पे इस पॉलिसी का हामिल भी हूँ और जना इसको मानता भी हूँ। ठीक है। लेकिन अदारों को भी और स्पेशल इलेक्शन कमीशन को ये समझना चाहिए। अब ये मैं नुक्ते की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का काम कानून बनाना नहीं है, रूल्स बनाना है। कम से कम रूल्स, कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट का काम। कानून अदालतें भी नहीं बना सकती, कानून पार्लियामेंट का काम है। जब पार्लियामेंट कानून बनाए तो उसके मुकाबले में अगर इलेक्शन कमीशन एक अदारे के तौर पे टकराव की पॉलिसी इख्तियार करेगा, कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी इख्तियार करेगा, तो वो भी आइन के मुतसादम है। अब उसके ऊपर कोई तनकीद करेगा और तनकीद में थोड़ा सा अगर वो वेरिएट कर जाता है अपना रवैया, वो भी चीज़ चलो ठीक है कि क्वेश्चनेबल है। लेकिन असल चीज़ तो ये है कि उस अदारे को सोचना चाहिए आप किस तरीके से कह रहे हैं जनाब इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल नहीं की जा सकती और नहीं करेंगे। वो भाई आप कौन हो? जमहूरियत के अंदर पार्लियामेंट होती है फैसला करने वाली। पार्लियामेंट फैसला कर ले तो आपकी हैसियत ही कोई नहीं है उसके मुकाबले। पार्लियामेंट में ले गए आप, आपका कोई मुकाम ही नहीं है उसके मुकाबले में। तो बात पार्लियामेंट ने तय करना है, कानून पार्लियामेंट ने बनाना है। पार्लियामेंट कानून बना ले, आपने आगे उसके रूल्स बनाने होते हैं अदारों ने। आप अपने रूल्स बनाए, फिर उसको फर्दर डिफाइन करें। पार्लियामेंट में आप तो अगर आगे नहीं कहेंगे जनाब हम बनने ही नहीं देंगे। सर पार्लियामेंट में तो कोई चीज जाने ही नहीं पाती है ना। सुनो नूरुल आरफीन साहब, कोई ये कहे इलेक्शन कमीशन के हम ये चीज बनने ही नहीं देंगे, भाई आप कौन होते हैं? आपका कोई इख्तियार इस वाले से कानून बनाने के वाले से नहीं है। कानून पार्लियामेंट ने बनाना है, पार्लियामेंट ने। तीसरी दफा फिर कहूंगा, पार्लियामेंट ने, पीटीआई ने नहीं, पार्लियामेंट ने। उस पार्लियामेंट ने जहां पर नून लीग भी है, उस पार्लियामेंट ने जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है, मुकद्दस चीज होती है। वो तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे हैं, वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरी जान, ठीक है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और आपके जो कुल कर्म किए हुए हैं आपने अपोजिशन के साथ, वो कैसे मानेंगे? सुनो तो सही ना, अभी सुन लो ना। आपके इलेक्शन कमीशन ने रोल प्ले किया है एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह की स्टेटमेंट्स देके, जैसे अपोजिशन दे रही है, जैसे मौलवी फजल रहमान साहब दे रहे हैं, जैसे बिलावल जरदारी दे रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये काम नहीं बनता। जुमला आप इस अंदाज से जना हुकूमत का या पार्लियामेंट के डिसीजंस का या फैसलों का या एक्सपेक्टेड फैसलों का उसके ऊपर इस किस्म की राय दें। सर वही इलेक्शन कमीशन था ना जिसने रिलीफ दिया, और रिलीफ दिया फैसल वाउडा को। उस वक्त वो अच्छा था, अब वो पार्टी बन गया, उस पर रिश्वत लेने का इल्जाम भी लगा दिया। मोटी सी बात बता दी है कि पार्लियामेंटरी जना आपका पार्लियामानी सिस्टम, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ने फैसला करना है। पार्लियामेंट फैसला कर देती है, कोई कानून बना देती है, चाहे वो सादा अक्सरियत से बनाए, चाहे वो 2/3 मेजॉरिटी से बनाए। राइट सर ये मुझे बताइएगा, उसके ऊपर अमल दरामद करो। ओके आगे बढ़ते हैं। सर फॉरेन फंडिंग का वो केस जिस पे पांव रख करके अभी तक कोई खड़ा था, इलेक्शन कमीशन भी फॉरेन फंडिंग केस को अभी तक जो है वो नहीं चला पाया। लेट्स सी, अगर इलेक्शन कमीशन आजम स्वाति और फवाद चौधरी के इस बदअमली के नतीजे में वो जो बरंगेख्ता होकर के उन्होंने उनको तलब किया है, वो तो किया ही है, लेकिन अब अगर वो केस में जान पड़ जाए, कितने दिन में वजीर, सफीर, मुशीर और ये हुकूमत बेरोजगार हो जाएगी? आपकी इत्तला के अर्ज है कि फॉरेन फंडिंग केस हमारी वजह से बंद नहीं है या लिंगर ऑन नहीं है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की वजह से है। ये नमाजें बख्शवाने गए थे रोजे रखवा के आगे, इन्होंने हमारे खिलाफ केस दिया, हमने जनाब 7500 जनाब फैक्ट्स एंड फिगर्स दे दिए, डिटेल्स दे दी। हमने जब इन पे केस किया तो अभी तक कोई एक भी प्रूफ नहीं दे सके कि जनाब इनके पास फॉरेन से जनाब ये जो फंडिंग होती रही है वो कहां से आती रही। नहीं, तो अब ये भाग रहे हैं पिछले कई सालों से। पीटीआई की फंडिंग का जवाब तो हमारी वजह से लिंगर ऑन नहीं है। नून लीग और फंडिंग केस पीपल्स पार्टी और नून लीग वो कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं दे रहे, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं दे रहे इलेक्शन कमीशन को। लेकिन राविया ने रिवायत का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जितना इस केस को लटकवाना था और जितना इस केस को लिंगर ऑन करने के लिए भागदौड़ करनी थी, उसी का नतीजा था कि आज तक ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी चल पाई है। 3 साला मुद्दत मुलाजमत पूरी कर पाए हैं इमरान खान साहब, वरना पहले ही दिन हिट विकेट थे। पूरे नहीं है नूरुल आरफीन साहब, पिछले 2, 2.5, 3 सालों से 4 सालों से केस लिंगर ऑन हुआ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी जो हमने उनके खिलाफ किया सबूत देके कि इनको ये अरबों रुपए के फंड्स जो है कहाँ से आए बाहर से, ये उसका प्रूफ ही नहीं दे पा रहे। हमने तो हर चीज़ का प्रूफ दे दिया, जो भी इन्होंने इल्ज़ाम लगाया हमने वोचर दे दिए, डॉक्यूमेंट्स दे दिए, सबूत दे दिए, हमने तो दिए, ये अब नहीं दे रहे। ठीक हो गया। अगला सवाल सर,
पूछना ये था कि बिजली की होशरुबा कीमतों का इशारा भी दिया, तस्लीम फरमा लिया ताजिकिस्तान में खड़े होकर के, बड़ी मेहरबानी है मेरे सरकार की, आपने फरमाया कि बिजली बिलाशुबा पाकिस्तान में महंगी है। ये कम कौन करेगा? मतलब वज़ीर आज़म का इस सिलसिले में कोई रोल होता है, कोई रोल उसने प्ले करना होता है, या उसने सिर्फ इधर उधर जा कर के और हवाई फायर करना होता है? पार्लियामेंट का इसमें कोई काम है, कोई किरदार है? आप भाई जी, हुकूमत का किरदार है तो आपके सैकड़ों अरब रुपए जनाब उसका रिलीफ दिलवाया है IPP से। नूरुल आरफीन साहब, कुछ पढ़ लिख के आया करो, कुछ तैयारी करके प्रोग्राम किया करो, सीधे सीधे तीर तोपा ना चलाया करो, सीधे सीधे गोले और बारूद ना बरसाया करो, है ना? आपको नहीं पता पिछले 2 सालों के अंदर जो है वो हमारी हुकूमत ने IPPs को किस तरीके से पाबंद करके अच्छा। उनके जो नाजायज मुनाफा था अच्छा। उसको कर्टेल अच्छा, किया एक है। मिनट रुक जाइएगा, जो कम मैंने से कम पढ़ा है वो मैं 800 आपको भी अरब रुपया पढ़ाता बनता हूं। है। थोड़ा सा हमने तवक्कुफ किस कीजिएगा। तरीके से उनके जो रेट्स ये थे उनको मेरे कंट्रोल प्रोग्राम किया है। में, मेरे ही हमने किस प्रोग्राम तरीके में से ये उनके इंकशाफ नाजायज हुआ था, उसका मुनाफे को जवाब आज कंट्रोल तक किया नहीं है। मिला। जो मैंने पढ़ा है, अब आपने मुझे थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिए ना सरकार, अरे जी, बात आपने कर जो मुझे पढ़ने का वो चेतावनी दी, मैं आपको बता देता हूं। मैंने बताया इमरान- आपको, ये किसने किया है? सर आई लव यू ये हसीना वाजिद साहिबा ने सर- किया कि बांग्लादेश से सर, मैं आपसे प्राइम बहुत मिनिस्टर मोहब्बत पाकिस्तान करता हूं इमरान खान अल्लाह साहब के ने लिए। किया ना, थोड़ा उनकी सा हुकूमत ने तवक्कुफ तो किया। कीजिएगा ना, मैंने जो पढ़ा है मुझे पढ़वाने तो नहीं दे। कराची में के इलेक्ट्रिक नामी एक यहाँ पर इदारा मुसल्लत है। अब भेड़िया अपना नाम बदल करके भेड़ रख ले तो उसको, उसकी मासूमियत पे यकीन तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन के इलेक्ट्रिक नामी इस इदारे पर शफकत इतनी है कि PTI के लोग खड़े होकर के बाहर इसके खिलाफ मुजाहरा करते हैं, अंदर से जूस के डब्बे निकल करके आते हैं। ये नकवी खान जो कॉम्बिनेशन एक है, जिसके बारे में मुस्तफ़ा कमाल मेरे प्रोग्राम में बैठ करके गए, अपने जलसों में उन्होंने कहा इसकी आवाज़ें अपोजिशन से भी आती हैं। जनाबे मन, इस बारे में कोई बात क्यों नहीं की जाती? PTI के लोगों पर बाकायदा तबर्रा हुआ है इलेक्शन कैंपेन के दौरान के इलेक्ट्रिक के आरिफ नकवी ने आपकी इलेक्शन कैंपेन को फंड किया। IPPs में किधर चले गए? कराची आओ ना जरा, कराची आकर के इलेक्ट्रिक को लगाम डालो ना जरा, वहां मुराद अली शाह पे डाल देंगे। मुराद अली शाह कहता है कि मैं नहीं जानता। अब आप कौमियत प्रस्ती की तरफ और इलाका प्रस्ती की तरफ निकल गए। पूरे यही तो मसला है, करते यही तो मसला है ना। पाकिस्तान का इल्जाम लगाया, हुकूमत क्या कर... अब सुनो तो सही ना, आप सुन तो लो ना। मैंने आपके सामने एक फैक्ट रखा कि 800-900 अरब से जायद पैसों का हमने जनाब नाजायज़ मुनाफा ख़त्म करवाया और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करवाया। IPPs को राज़ी किया, बारगेन किया, निगोशिएट किया हमारी हुकूमत ने। सारी दुनिया ने देखा कि फिर वो ख़त्म हुआ, तो वो उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं है। पहले उसकी तो तारीफ करो ना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी ये प्रोग्राम भी अजीब प्रोग्राम है, खुदा की कसम, कि जिसमें एक वजीर से कोई सवाल हो रहा है और वजीर को एतराज है पहले सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट तक, सिर्फ ये कि सवाल न पूछो, मिधत करो, सवाल न पूछो, डुगडुगी बजाओ, सवाल न पूछो, इमरान खान को रहमतुल्लाह अलैह बतलाओ। मैंने जवाब दिया, जो गलत जवाब तो नहीं दिया। अजीब प्रोग्राम अगर गलत जवाब दिया तो मैं इस तरह कान पकड़ के पूरी दुनिया के सामने माफी मांगूंगा। सर थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा, ब्रेक का फायदा पहुंचाया ना, ब्रेक की जानिब हमें जाना है, और ब्रेक से जब वापस आते हैं नाजायज मुनाफा खत्म कराया तो कुछ और मौजूआत है साथ आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए हम जिस पर मुहासबा करने की अदाकारी ही फरमाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, दस्तूर हमारे साथ फैयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं। इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुँचे हैं फैयाजुल हसन चौहान साहब। सर, पूछना ये था कि मिजाज बरहम हो गए थे मेरे मसीहा के ताजिकिस्तान में ऐन उस वक्त के जब उनको आईना दिखलाने की कोशिश की एक बिजनेसमैन ने, फ़ौरन उन्होंने उस बात का रुख बदला और बिजनेस कम्युनिटी से मुखातिब हो गए। सर, बात तो ठीक ही कही थी उसने, इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। बिजली की कीमतें बढ़ती चली आ रही हैं, कम नहीं करूँगा। पेट्रोल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। मुल्क की तारीख में इससे ज़्यादा कभी पेट्रोलियम प्राइसेस की जो है कीमतें कभी नहीं हुई। डॉलर मुल्क की तारीख में कभी इतनी ऊंची उड़ान कभी उसने नहीं भरी। यहाँ महंगाई का हाल ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स भी अब आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुका है, लेकिन अर्श मोहल्ला से मेरे सरकार उतरने का नाम ही नहीं लेते। क्या गलत कहा था उस बिजनेसमैन ने जो बुरा लग गया मेरे सरकार को? अच्छा, पहली बात तो ये है कि दुनिया की हिस्ट्री में आई थिंक सो कि 20वीं सदी की जो पहले 2 दहाइयाँ थी उसमें कोई एक ताउन का मर्ज़ आया था। उसके बाद तो तकरीबन 100 साल बाद कोरोना की तर्ज का एक क्राइसिस आया है कि जिस क्राइसिस की वजह से दुनिया की हिस्ट्री में पिछले 100 सालों में इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में कहीं नहीं आया। तो जब इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस पिछले 1.5-2 साल से दुनिया पे मुसल्लत है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर महंगाई, पूरी दुनिया के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस, पूरी दुनिया की इकॉनमीज़ जो है वो डिस्टर्ब होंगी, तबाह बर्बाद होंगी।
लेकिन उसके बावजूद अगर पाकिस्तान की इकॉनमी अपनी जगह पे खड़ी है, अपने पाँव पे खड़ी है, तो फिर पाकिस्तान की इकॉनमी और हम सारे लोग जो है उस महंगाई का सामना, जो इंटरनेशनल फिनोमिना है, जो पूरी दुनिया का फिनोमिना है, जो पूरी दुनिया फेस कर रही है, तो फिर हम भी फेस कर रहे हैं ना भाईजान, हम भी फेस कर रहे हैं। सर वो आप ठीक कह रहे हैं कि आप जो है वो महंगाई पूरी दुनिया में है तो यहाँ इस मुल्क में भी होगी, लेकिन आप वज़ीर हैं, एक वजारत जाती है तो दूसरी पहले से खड़ी होती है। इतने खुशनसीब हम नहीं है ना। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए, अब उनको क्या पता बारात कहाँ जा रही है। हालांकि जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे, जब उनके पास DSNGs भी नहीं जाती थी, जब वो खुद पैदल चल कर गाड़ी में चल करके स्टूडियोज़ जाते थे और बताते थे कि मैं पाकिस्तान का मुमकिन तौर पर मसीहा हूँ, जब तक उनको वो अचकन वो शेरवानी नसीब नहीं हुई थी, तब तक तो मामलात थे ना। लेकिन उस वक्त भी महंगाई का नहीं पता था, क्योंकि बकौल अपोजिशन के किचन तो जिम्मेदारी किसी और की थी। मैं नहीं कहता कि ये सही बात है, लेकिन सर फिर भी लोग वज़ीर आज़म की तरफ नहीं देखेंगे तो किसकी तरफ देखेंगे रिलीफ के लिए? नूरुल आरफीन, जब आप पैदा हुए थे तो जनाब आप बिल्कुल फड़क के जनाब 6 फुट का कद लेके जनाब उछलते हुए और चलते हुए आए थे दुनिया में। आप छोटे से बच्चे थे, छोटे से, फिर आप थोड़े से बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर थोड़े बड़े हुए, फिर चलना शुरू किया, फिर बोलना शुरू किया, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर आप आज एंकर हो। तो क्या पैदा हुए थे तो आप एंकर थे? तो जो आप उनको ताना दे रहे हैं, पहले घर में जनाब आप चल के आते थे या गाड़ी में आते थे, फिर उसके बाद DSNG घर आना शुरू होगी। वक्त के साथ साथ इंसान बड़ा होता है या किसी ओहदे पे पहुंचता है तो उसके मुताबिक जनाब उसका सारे सियाको सबाक और उसके मामलात जो वो चलते हैं। तो इस पे आपके पेटों पे क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? नहीं, लेकिन आप उस बात मैं आपको कहूं कि आप क्या पैदा होते ही जनाब मैं समझ रहा हूं वो रेड लाइन है, लेकिन सवाल महंगाई का था। सवाल DSNG का लाजमी है कि पहले आपने सवाल DSNG का था ही नहीं। सुनो सवाल DSNG का नहीं था। सवाल सीधे तरीके से जनाब आप एक फिक्रे में पूछ सकते थे, पर आपकी आदत भी पैड़ी है। आपने लाजमी तड़का लगाना होता है, दशनाम तराजी, इल्जाम तराजी, ठीक है ना जी, चस्केबाजी, वो आपने करनी होती है। सीधा पूछ लेते सवाल। हाँ चलिए आगे बढ़ते। अच्छा सर, ये पूछना था कि ये आरिफ अलवी साहब ने जो हरकत फरमाई है, मतलब आरफीन नामा में तो जो मैंने किया है मैं आपको भेजूंगा, लेकिन अब मेरी जंग का भी मौका है ना। ये आरिफ अलवी साहब ठीक है, उनको इतनी अच्छी मुलाजमत मिल गई इमरान खान साहब का सहारा लेकर के, वरना कराची में सड़कें बंद करा रहे थे। हलीम आदिल शेख के साथ इतने 1.5 फुट पानी में कश्ती लेकर के उतरे हुए थे, रिक्शा चला करके अदाकारी कर रहे थे, बता रहे थे कि देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, और वो रिक्शा डायरेक्ट ऐवान सदर में पार्क हुआ है। सर इतनी खुशामद, खड़े होकर के कह रहे हैं कि दुनिया इमरान खान की मुरीदी इख्तियार करे। सर मतलब दुनिया हंस रही है। आरिफ अलवी साहब को पता नहीं, पता है कि नहीं पता, मैंने सोचा आपको बता दूं। अच्छा, आप तसल्ली से सुन लेना नूरुल आरफीन साहब, तसल्ली से सुन लेना। क्या अफ़गानिस्तान का जो अभी इनकलाब आया है, क्या ये पाकिस्तान की फतह है कि शिकस्त है? सर मुझे जवाब दो, पाकिस्तान की फतह है कि शिकस्त है? सर पहली बात तो ये कि वहाँ इनकलाब नहीं है। पाकिस्तान दैट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। पाकिस्तान की फतह है ना? आपकी मर्जी की बोल दूं, पाकिस्तान की फतह है ना? बोल दूं। अच्छा दूसरी सुनो, अब सुन लो ना यार, अब खामोशी सुन लो ना। आपने मुझसे पूछा है, बीच में ना बोलो ना। पहली बात। दूसरी बात, हम FATF के 27 में से तकरीबन 27 निकात को पूरा कर चुके। ये पाकिस्तान की फतह है ना। हम पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के हवाले से आज आपके हर दूसरा इंटरनेशनल मुल्क और अदारा और फोरम वो पाकिस्तान को इंतहाई सूटेबल करार दे रहा है। ये पाकिस्तान की फतह है ना। हमने दहशत गर्दी की जंग जीती, और पिछले 3 सालों के अंदर जिस तरीके से पूरी, अभी आपका जो आप देख लें कि ये जो यूरोप और अमेरिका के फौजी गए हैं वो सारे हमारे एहसानमंद और शुक्रगुजार होके गए। पाकिस्तान की फतह है ना। इन सारे मौक़ों के ऊपर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब है ना। तो जब इमरान खान साहब है जो UNO में खड़ा होके, जो हर फोरम पे खड़ा होके पाकिस्तान की जो वो जंग लड़ता है, तो फिर जब जो अच्छे तरीके से हीरो बन के प्ले करता है तो उसकी मुरीदी तो इख्तियार करनी चाहिए ना। ठीक हो गया, आपने जस्टिफाई कर दिया। पर्ची वाली सरकार की मुरीदी इख्तियार कर दिया, मैंने सवाल आ रहा है। पर्ची वाली सरकार की, एक मिनट जो ओबामा को मिसेस ओबामा और मिसेस ओबामा को ओबामा कहता है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बहुत बड़ा भंडारी है। सुन लीजिए, मैं ये कह रहा था कि ये यूरोप और अमेरिका के और बरतानिया के और फलाना के और ढिमकाना के जो फौजी आ रहे हैं, उनको इमरान खान अपने कंधे पे उठा करके पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को उसका क्या फायदा पहुंच रहा है? मैं एक बात ये पूछना चाहता हूं, सबसे पहली बात, अरे सर एक मिनट ना, भाई मुल्क का वजीर आज़म है, सर एक मिनट, और दूसरा जो इस्लामाबाद में होटलों में उनका कयाम था, लोगों को वहां जाने नहीं दिया जा रहा, ये अजाब भी तो हम ही पर मुसल्लत है। क्या वो फौजियां कर क्या रहे थे? चलिए आपने पूछ ही लिया। आपके 27 फरवरी 2019 को जो उनका अभिनंदन वापस किया,
उनके त्यारे भी गिराए, उनको छितर भी मारे इंडिया को, और उसके बाद उनकी बंदे को वापस करके पूरी दुनिया में जो इज्जत कमाई, क्या वो वजीर आजम की और पाकिस्तान की? अच्छा, आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, वरना मैं आपसे बताना नहीं चाहता था। वो पाकिस्तान एयरफोर्स के उन पायलट्स की, पाकिस्तान की अफवाज की सबसे बड़ी फतह थी, ठीक है, इंडिया की जबरदस्त सुबकी हुई, लेकिन उसमें इमरान खान उस इम्तिहान में जितनी बुरी तरह नाकाम हुए, जितनी बुरी तरह से पाकिस्तान, और ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जंगे वो जो हम मैदानों में जीतते हैं, हम सरकारी मेजों पर हारते आए हैं। इमरान खान की हरकत ने पाकिस्तान को जहां खड़ा कर दिया, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन सर अभिनंदन को लौटा करके आपने खुशामद की इंतहा कर दी थी, खुशामद की इंतहा। 24 से 48 घंटे और रख करके सूरत हाल को आप अपने फेवर में कर सकते थे, लेकिन अगेन नवाज शरीफ करेगा तो इंडिया से दोस्ती की जुर्म में उसको गद्दार बताएंगे, इमरान खान करेगा तो कोई नहीं बोलेगा। आज शर्मिंदा है, जो जनरल न्याजी के ताने हमें वो दिया करते थे, आज अभिनंदन के ताने नहीं, अभिनंदन प्रूफ के तौर पे हम उनको देते हैं कि देखो थपकी दे के हमने आपको भेज दिया। ये वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और पीटीआई की हुकूमत की फतह थी ना, तो फिर उसकी मुरीदी इख्तियार करनी चाहिए ना, फिर सदर अलवी ने गलत तो नहीं कहा। ये कौन सा ट्रेंड है? अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा, बिल्कुल यूं समझ ली, उसके बाद रावी कलम तोड़ देगा। इमरान खान साहब की जिंदगी पे डॉक्यूमेंट्री बनने के लिए जा रही है, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग इससे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तुर्की जाते हैं, कहते हैं अर्तगरल ले आओ, फिर उसके बाद कोई दूसरा कभी खड़े होकर कहते हैं सलाउद्दीन यूबी की जिंदगी पे, गजनवी की जिंदगी पे, इसकी जिंदगी पे फिल्म बनाऊंगा। इधर इमरान खान की जिंदगी पे डॉक्यूमेंट्री बनने के लिए जा रही है। सर मैं खुद आप बाकायदा राइटर हूं, आप इस बारे में मत बोलिएगा वरना ये पंगा बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं राइटर भी हूं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूं, प्रोड्यूसर भी हूं, ठीक है? एक मिनट ना, सवाल पूरा नहीं होने देते ना आप। इमरान खान की जिंदगी में ऐसा क्या है क्रिकेट को हटा करके जिसपे डॉक्यूमेंट्री का कंटेंट लाइन खड़ी हो सके? टेल मी। अताउल्लाह कासमी को नहीं बोलने दिया मैंने इसमें। इमरान खान मतलब आप छोड़े ना यार। सुने, हाँ बोले। सुने 1990 में नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, इनकी हुकूमत ने तय किया कि माइकल जैक्सन को पाकिस्तान लाया जाएगा। वो फैसला ठीक है कि वो तुर्की के जिनके साथ आपका एक मुसलमान होने की हैसियत से भी और एक मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ एक पिछले कई दहाइयों से एक प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है, आप उनके मुसलमान कल्चर के जो है ना ड्रामों को और हीरो को आप पाकिस्तान लेकर आते हैं कि सर ड्रामों और फिल्मों से बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही? सवाल ये था। हाँ? आप फिर नवाज शरीफ पे चले गए। नहीं सुनो ना, सुन रहा कोई वो ठीक है, वो अगर कहें कि जनाब मुसलमान हीरो को जनाब आप की फिल्में इधर लेके आओ तो उसके ऊपर आपको जनाब मरोड़ उठ रहे हैं जना, उस पे आपको तनकीद। अच्छा मरोड़ नहीं उठ रहे हैं, ये सिर्फ सवालात पूछने की अदाकारी फरमा रहा हूं मैं, लेकिन आप हर सवाल के जवाब में ये क्यों कह रहे हैं? मरोड़ तो आपके सवाल बताता है, आपका एक एक फिक्रा बताता है। अरे नहीं ना, आपकी एक एक लफ्ज बताता है सर, लेकिन डॉक्यूमेंट्री का जवाब इसमें कहाँ है? आपकी एक एक लफ्ज से जाहिर होती है। नहीं डॉक्यूमेंट्री कहाँ है? कंटेंट लाइन किस पे खड़ी होगी? क्या किया ऐसा क्या हीरो किया? के ऊपर ही डॉक्यूमेंट्री बनती है ना। अरे वो क्रिकेटर हीरो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पे डॉक्यूमेंट्री बनेगी। वजीर आजम सियासतदान इमरान खान ने ऐसा क्या किया है? वजीर आजम बनते ही वो हीरोइज्म तो तेल हो गया। कहां से आपने जनाब मोटरवे की कमीशन खाई, ठीक है जी, फिर नवाज शरीफ कैसे फिर अपनी बच्ची के नाम पे जनाब आपने वो 17A सवाल इमरान खान पे था, 16A और 16 एवनफील्ड जनाब आपने वो फ्लैट्स लिए, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन सवाल इमरान खान मुल्क और कौम की जनाब जड़ें खोखली की, सवाल कैसे इंडिया की जंग लड़ी, कैसे जंदाल से यारी की, कैसे मोदी से प्यार किया। सर आज के प्रोग्राम में जवाब क्यों नहीं मिल रहे? कैसे अजमल के साहब को पाकिस्तानी करार देने की जिद्दोजहद की। अच्छा वो जिस चैनल ने की थी वो अभी तक मौजूद है, देने वाले को उस चैनल का कुछ करे ना, लंदन में मुलाकातें की, उस चैनल का कुछ करे ना, मूवी बने, उस पर डॉक्यूमेंट्री बने। नहीं तो डॉक्यूमेंट्री हीरो पे बनेगी ना। अरे जिसने वर्ल्ड कप जीता, जिसने निमन यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने कैंसर अस्पताल बनाया, जिसने उस वर्ल्ड कप के बाद जो हुआ मैं उसकी बात कर रहा हूं, कंटेंट लाइन क्या होगी उसकी? कर रहा है वो फिर जो बना रहे हैं प्रोड्यूसर, उनसे पूछो ना। डन हो गया। फैयाज चौहान साहब, सर आपकी आमद का इंतहाई मशकूर हूं कि आपने एक मरतबा फिर मेरी चांद मारी को खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त। नाजरीन ये थे फैयाजुल हसन चौहान साहब। उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू उनके साथ मेरा आखिरी इंटरव्यू ना साबित होने पाए। तबलची ब्रिगेड से मेरी इल्तमास है कि एक मरतबा फिर अपना काम धंधा शुरू करें, उसके बाद फिर मैं भी देखता हूं कि मुझे क्या करना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।